हाँ सर, ध्यान देना, भारत के अपवाह तंत्र को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? दो में। पिछले 2-3 दिन से बात चल रही है इसकी कि भाई इसे कितने भागों में बांटा जाएगा? दो में बांटा जाएगा। यानी भारत के अपवाह तंत्र को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में। देखिएगा, राजस्थान के अंदर यही अपवाह तंत्र 3 भागों में विभाजित होता है, लेकिन वो स्थानीय आधार पर हो रहा है। लेकिन अगर इसको भारत के आधार पर देखा जाए तो कितने भागों में? 2 भागों में। वे नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, मींस कहा जाएगा हिमालय की नदियां। अब कई नदियां ऐसी भी होंगी जो हिमालय की नहीं होंगी, प्रायद्वीप पठार की होंगी, लेकिन अपना जल कहां ले जाकर देंगी? हिमालय की नदियों को ले जाकर देंगी। लेकिन उनका जो मेन जो है मेन ओरिजिनेट तो प्रायद्वीप पठार है, लेकिन उनकी श्रेणी किसमें शामिल हो जाएगी? फिर यहां से हिमालय की नदियों में शामिल हो जाएगी। बात आती है नंबर 2, प्रायद्वीप पठार की नदियां। प्रायद्वीप पठार की नदियां, प्रायद्वीप पठार की नदियां। अब सुनना, देखो मैं कुछ 2-3 बातें आपको यहां पे बता रहा हूं, उनको लिखवा भी दूंगा। अब इन नदियों की विशेषताओं को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट विशेषता, इन नदियों का उद्गम किससे होता है? ग्लेशियर से होता है। कहां से होता है? ग्लेशियर से। यानी ये अधिकांशतः ग्लेशियर के पिघलने से निर्मित होती हैं। यानी ये ग्लेशियर के पिघलने से नदियां बनती हैं। जबकि इन नदियों की विशेषता है कि ये बरसाती नदियां हैं। कैसी नदियां हैं? बरसाती, मतलब बारिश आएगी तो नदियों में पानी आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अब भारत के अंदर क्या औसत वर्षा अधिक है क्या? नहीं। भारत के अंदर एवरेज वर्षा की बात की जाती है तो 120 सेंटीमीटर, जो काफी कम है, फिर एक हिमालय ऐसी रेंज है जहां पर एक जगह तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा हो रही है, मासिन राम मेघालय में तो, और उसी के अंदर एक स्थान है लेह जहां 0 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। यानी एक स्थान तो ऐसा हो रहा है जहां पे 1442 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, और एक स्थान ऐसा है जहां 0 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। यानी भारत के अंदर इतना तो कंफर्म है कि वर्षा के वितरण को लेकर काफी ज्यादा असमानता है। वर्षा के वितरण को लेकर काफी ज्यादा क्या है? असमानता है भारत जैसे प्रदेश में। अब यहां पर बरसाती नदियां हैं, और ये कैसी नदियां हैं? ग्लेशियर से। आपको पता होना चाहिए कि ग्लेशियर जो है वो 12 महीने पिघलते रहते हैं। अब जब 12 महीने पिघलेंगे तो यानी ये नदियां जो है नित्य प्रवाही होंगी। नित्य प्रवाही मतलब इनमें जल की मात्रा अधिक होगी। जल की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। अब जल की मात्रा अधिक है तो सीधी सी बात है इनकी गति भी क्या होगी? तेज होगी। यानी सीधी सी बात है जितना जल रहेगा उतनी ही गति तेज रहेगी। यानी गति भी क्या होती है? तेज। इनमें क्या होता है सर? जल की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। अब जितना कम जल रहेगा यानी जल कैसा है? कम है। गति क्या रहेगी? धीमी रहेगी। अब धीमी गति से चल रही हैं, ये फास्ट गति से चल रही हैं। मैंने एक चीज आपको बताई थी कि हिमालय की नदियों की एक विशेषता है कि ये नदियां पूर्ववर्ती हैं। पूर्ववर्ती का मतलब है कि हिमालय बाद में बना था लेकिन नदियां पहले से बह रही थी। ये बात और किसने बताई थी आपको? मैंने नहीं, कोबर ने बताई थी। आप मेरी तरफ देखने लगे। किसने बताई थी? कोबर ने। क्योंकि कोबर ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था भूसन्नति। भूसन्नति में कहा गया था कि यहां पर ऑलरेडी पहले से नदियां प्रवाहित हो रही थी और नदियों के द्वारा 33 सागर में लगातार अवसादों का क्या किया गया था? जमाव किया गया था। तो यह बात तय हो गई थी कि नदियां पहले से बह रही थी, मतलब ये नदियां कैसी हैं? पूर्ववर्ती हैं। कैसी नदियां हैं? पूर्ववर्ती। अब जैसे जैसे हिमालय उठता गया ना, वैसे वैसे नदियों ने अपने ढाल बना लिए। अपने क्या बना लिए? ढाल। तो ये ढाल के अनुसार चलती हैं सामान्यतः। किसके अनुसार चलती हैं? ढाल के अनुसार। अब जैसे जैसे देखो, कई बार क्या हुआ, कंडीशन क्या हुई कि कुछ बड़ी नदियां ऐसी थी जिन्होंने क्या किया कि जैसे जैसे हिमालय उठता गया ना, वैसे वैसे इन्होंने यहां पर गड्ढों का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया। और वो गड्ढे आगे चलकर कहलाते हैं गार्ज। क्या कहलाते हैं? गार्ज। जैसे सिंधु नदी गार्ज, दिहांग गार्ज। तो यहां पर कुछ गार्ज बनेंगे, मतलब गहरे गड्ढे बनेंगे। वो गहरे गड्ढे बनने का रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर नदियों ने पहले से ही अपर्दन जारी रखा। यानी हिमालय ऊपर उठता तो गया, हिमालय ने तो कहा कि मैं ऊपर जा रहा हूं, लेकिन नदियों ने कहा बोले हम तो यहीं बहेंगे भाई, और उसी स्पीड से बहेंगे जिस स्पीड से पहले बह रहे थे। यानी गति वही रखी नदियों ने, अपनी गति में कोई परिवर्तन नहीं किया। कोई परिवर्तन नहीं किया तो यहां पर गहरे गार्जों का क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। इस साइड वाली जो नदियां है ना, ये है सर अनुवर्ती या पश्चवर्ती। अनुवर्ती या पश्चवर्ती का मतलब होता है कि पहले प्रायद्वीप पठार बना, उसके बाद में यहां पर नदियां बहना शुरू हुई। मतलब ये नदियां कैसी हैं? अनुवर्ती हैं, यानी अनुसरण करने वाली हैं। यानी पहले प्रायद्वीप पठार बनेगा, उसके बाद नदियां प्रवाहित होना शुरू होंगी।
इन नदियों के अंदर एक विशेषता होगी कि ये नदियां ढाल के अनुसार नहीं चलेंगी, ढाल के विपरीत चलेंगी, क्योंकि पहले प्रायद्वीप पठार उठ गया, अब इन नदियों को ढाल बनाने में भी क्या लगेगा, टाइम लगेगा। अगर कोई नदी ढाल बनाने में असमर्थ है और जल की मात्रा ज्यादा है तो वह अपर्दन करना शुरू कर देगी। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे थे, नर्मदा, ताप्ती, चंबल, ये सब क्या है, अपर्दन कर रही है। क्या कर रही है, अपर्दन। कई कई नदियों ने तो अपर्दन इतने भयंकर तरीके से कर दिया कि यहां पर रिफ्ट वैलियां बना दी, भ्रंश घाटियों का निर्माण कर दिया। नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती, बात क्लियर है। इन नदियों के द्वारा जब ये ढाल के विपरीत चलती हैं तो वहां पर किसी भी स्थान पर जाकर जब ये नीचे गिरेंगी तो यहां पर कई जगह ऐसी स्थलाकृतियां देखी गई हैं जो ऊपर से जल गिर रहा है, उसे कहते हैं झरना। क्या कहते हैं, झरना। मतलब ऊंचे ऊंचे जलप्रपात बना लेती हैं, ऊंचे ऊंचे जलप्रपात बना लेती हैं। भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात इसी प्रायद्वीप पठार क्षेत्र में मिलेंगे, जैसे कांचीकुलम आपने नाम सुना होगा, कर्नाटक राज्य के अंदर आएगा। जोग जलप्रपात का नाम आपने सुना होगा, जोग को अपन कहते हैं गरसोपा जलप्रपात। इसके अलावा कंदरा जलप्रपात है, कपिलधारा जलप्रपात है, सुने होंगे आपने नाम। तो ये सभी जलप्रपात या झरने जो बनाए जा रहे हैं वो किन नदियों की विशेषता है, प्रमुखता है, प्रायद्वीप पठार की नदियों की। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, यहां पर हिमालय की जो नदियां हैं और प्रायद्वीप पठार की नदियां, इनमें एक मेजर अंतर और है। मेजर अंतर यह है कि ये नदियां क्या कर रही हैं, समतल मैदानों का निर्माण कर रही हैं और बड़े उपजाऊ मैदान बना पा रही हैं। इन नदियों के पास इतना स्पेस नहीं है। क्यों नहीं है, खाली स्पेस पे चलो बताता हूं। यहां पे इन नदियों के पास इतना स्पेस नहीं है क्योंकि इधर तो सागर है और इधर कौन है, पर्वतमालाएं हैं। इधर क्या है, पर्वतमालाएं हैं। तो ये संकरे और पथरीले मैदानों का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं, क्योंकि ये मृदा कहीं से ग्रहण नहीं कर पाती हैं। हिमालय की नदियों की तो क्या विशेषता है कि वो जब आती है ना तो उन्हें मार्ग में ऊंचे पुराने जलोढ़ मिल जाते हैं, उन जलोढ़ों का वो कटाव करते हुए एक समतल उपजाऊ मैदानों का क्या कर लेती हैं, निर्माण कर लेती हैं। जबकि यहां पर इनको इसी प्रकार से कोई कुछ सामग्री नहीं मिलती, इनको केवल पत्थर मिलते हैं, उन पत्थरों को ले जाकर जमा कर देती हैं। तो यहां पर पथरीले संकरीले मैदान हो जाते हैं, यानी पथरीले और संकरे मैदान बनाती हैं। कौन सी नदियां, प्रायद्वीप पठार की नदियां। जबकि हिमालय की नदियां क्या करती हैं, उत्तर के विशाल मैदान में आपने देखा था कि विशाल उपजाऊ मैदान का क्या किया था, निर्माण किया था। मैंने एक बात अभी पीछे दोहराई आपसे कि इन नदियों के अंदर जल की मात्रा ज्यादा है और इनमें कम है। अब सीधी सी बात है, जल विद्युत उत्पादन क्षमता किसकी ज्यादा होनी चाहिए, जिसके अंदर पानी ज्यादा होगा। तो ये बात हम कह सकते हैं कि हिमालय की नदियों की जो आपके विद्युत उत्पादन क्षमता है वो अधिक है, जबकि प्रायद्वीप पठार की नदियों की क्या है, कम है। लेकिन समस्या है, हमने यहां पर इतने संसाधन यूटिलाइज नहीं किए कि इनकी पूर्ण शक्ति का दोहन किया जा सके। यानी हिमालय की जो नदियां हैं इनकी पूर्ण शक्ति का दोहन नहीं किया जा रहा है, मतलब विद्युत शक्ति की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर इनकी क्षमता कम है लेकिन पूर्ण शक्ति का दोहन हो चुका है, पूर्ण शक्ति का दोहन हो चुका है। मतलब अब वर्तमान में यहां पर कोई भी जो है नई परियोजना नहीं बना सकते, विशेषतः जल विद्युत परियोजना। यहां पर अभी चांसेस हैं हम बना सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रह जाएंगी। क्या आपको मैंने विशेषताएं बताई हैं, हेलो, विशेषताएं बताई हैं मैंने। तो पहले एक एक दो दो करके हिमालय की नदी की विशेषता लिख लें, फिर प्रायद्वीप पठार की नदी की विशेषता लिख लेंगे जब पढ़ेंगे उस समय, या फिर अभी लिखवा दूंगा हाथों हाथ ही, ठीक है।